26 मई 1971 बुरुंगा हिंसा। बांग्लादेश के बुरुंगा गांव में ये खबर फैलती है कि पाकिस्तानी फौज किसी भी समय गांव में आने वाली है और गांव में सभी हिंदुओं को मार डालेगी। डरे हुए गांव के लोग मदद के लिए बुरुंगा के चेयरमैन इंजाद अली के पास जाते हैं। इंजाद अली पीस कमेटी के साथ मिलकर उन्हें एश्योरेंस देते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर इसके लिए उन्हें अगले दिन सुबह गांव के एक स्कूल में जाकर पीस कमेटी से एक आईडी कार्ड लेना होगा। गांव के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी स्कूल में बुलाया जाता है। लोकल मुस्लिम लीडर्स पर भरोसा करके सभी लोग अगले दिन सुबह वहां पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में पाकिस्तान की फौज और बांग्लादेशी मुस्लिम रजाकर का ग्रुप भी वहां पहुंच जाता है। सबसे पहले पाकिस्तानी फौज और बांग्लादेशी मुस्लिम रजाकर का ग्रुप गांव के हर एक घर में जाते हैं और जो लोग इस पीस मीटिंग में नहीं गए थे उन्हें भी स्कूल में लेकर आ जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद गांव के लोगों के नामों की सूची ली जाती है और हिंदुओं तथा मुसलमानों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया जाता है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से ही कलमा पढ़ने और पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाने के लिए कहा जाता है और उसके बाद सभी मुसलमानों को उनके घर भेज दिया जाता है और फिर हिंदुओं के हाथ बांधकर उन्हें स्कूल के मैदान में एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और अगले ही पल पाकिस्तानी फौज उन पर टूट पड़ती है। मशीन गन से लगातार फायरिंग, कुछ ही मिनटों में स्कूल का वो मैदान एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगता है। जब ये हत्याकांड करके वो मुस्लिम ग्रुप्स स्कूल से बाहर निकल रहे थे तब कुछ घायल लोग मदद के लिए उठने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वो फिर से लौटते हैं और उन पर दोबारा फायरिंग कर देते हैं। स्कूल में आतंक का वो खूनी खेल खेलने के बाद पाकिस्तानी फौज और बांग्लादेशी मुस्लिम रजाकर्स गांव के प्रसिद्ध लॉयर राम रंजन भट्टाचार्य के घर पहुंचते हैं। चूंकि राम रंजन भट्टाचार्य बीमार थे इसीलिए वो स्कूल की उस पीस कमेटी की मीटिंग में नहीं जा पाए। उन्होंने राम रंजन से अपनी जान बचाकर भागने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही राम रंजन अपनी कुर्सी से उठे ही वॉज शॉट। उसके बाद ये इस्लामिक ग्रुप पूरे गांव में लूटपाट करने के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के हर एक हिंदू के घर को लूटा गया और फिर उन घरों तथा उन घर में मौजूद सब लोगों पर केरोसिन छिड़ककर उन्हें जिंदा जला दिया गया। इस पूरे पैशाचिक कृत्य का मास्टरमाइंड उसी गांव का एक डॉक्टर अब्दुल खालिक था। उसके बाद आता है 6 जून 1971 का दिन। लगभग 450 हिंदू बंगाली और मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत जाने के लिए निकलते हैं। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट की जाती है कि उन्हें ईस्ट पाकिस्तान के सईदपुर से भारत जाने वाली आखिरी ट्रेन से भारत भेज दिया जाएगा। लगभग आधी रात के समय ये मारवाड़ी और बंगाली हिंदू उस ट्रेन में सवार होते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अगला सूर्योदय वे भारत में देखेंगे। स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग कंपार्टमेंट में बिठाया जाता है और प्लान के मुताबिक ये ट्रेन उन्हें भारत के वेस्ट बंगाल स्थित जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उतारने वाली थी। लेकिन लगभग 2 किलोमीटर आगे जाकर ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ट्रेन क्यों रुक गई, क्या हो रहा था और आगे क्या होने वाला था, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान फौज की ओर से तो उन्हें अश्योरेंस दिया गया था कि उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचा दिया जाएगा। कुछ देर बाद बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ट्रेन के कंपार्टमेंट की एक दरार से वो लोग बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि बाहर बिहारी मुस्लिम्स और पाकिस्तानी फौजी हथियारों के साथ उनका कत्ले आम करने की तैयारी कर रहे हैं। उन हिंदुओं को समझ में आ गया कि कुछ ही क्षण में उनके जीवन के आखिरी पल नरक से भी अधिक भयावह होने वाले हैं। उन मुस्लिम समूहों का पहला निशाना बनी हिंदू महिलाएं। महिलाओं को कंपार्टमेंट से खींचकर ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया और फिर वो दरिंदे शिकारी कुत्तों की तरह उन पर टूट पड़े। रेप, गैंग रेप, सेक्सुअल टॉर्चर और हत्याएं। अपनी माँ, बहनों और बेटियों के साथ ये सब होते देखकर उन सभी का गला भर आया। उनके मुंह से सिर्फ यही निकला, हमारे टुकड़े टुकड़े करके मारने के बदले हमें सीधा गोली मार दो। तब उन्हें जवाब मिला, पाकिस्तान आर्मी की गोलियां इतनी सस्ती नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोगों पर बर्बाद की जाए। उसके बाद उन सभी हिंदुओं पर अंधाधुंध चाकुओं से वार किए गए और उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। उस रात उन 450 हिंदुओं में से केवल 8 से 10 लोग ही अपनी जान बचा सके और इस घटना का प्रत्यक्ष वर्णन उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक नीजू कुमार अग्रवाल ने किया है।
25 मार्च 1971 ऑपरेशन सर्च लाइट का पहला दिन, जब पाकिस्तानी फौज और लोकल बांग्लादेशी रजाकर्स ने लगभग 10,000 हिंदुओं को गोलियों से भून डाला, तलवारों से काट डाला और जिंदा जला दिया। ये रेफ्यूजी हिंदू अपना घर बार और सर्वस्व छोड़कर शांति और सुरक्षा की तलाश में भारत की ओर पैदल निकल पड़े थे। कई दिनों तक भूखे प्यासे चलने के बाद उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां के चुकनागर गांव में कुछ समय आराम करने का निर्णय किया। अभी उन्हें वहां पहुंचे 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिजली की गति से पाकिस्तानी फौज की एक ट्रूप वहां आ पहुंची। उस ट्रूप ने 3 यूनिट्स में बंटकर पूरे गांव को तीनों दिशा से घेर लिया और फिर शुरू हुआ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस के सबसे भयावह ब्लड बाथ में से एक। कुछ ही घंटों में गांव की नदियां, बाजार, मंदिर, मैदान सब कुछ लाल हो गया। जमीन पर खून की नदियां बह रही थी और नदियों में पानी की जगह केवल डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी। हिंदू, स्त्री, पुरुष, युवा, बुजुर्ग और वहां तक कि नवजात बच्चों पर भी पाकिस्तानी आर्मी और लोकल बांग्लादेशी मुस्लिम रजाकर्स ने गोलियों की बारिश शुरू कर दी। देखते ही देखते असंख्य हिंदू और उनकी पूरी की पूरी पीढ़ियां दुनिया से हमेशा के लिए मिट गई। मई 21, 1971 डाकरा हिंसा। इस घटना में पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर रज्जब अली फकीर के बांग्लादेशी इस्लामिक ग्रुप रजाकर बाहिनी ने पलक झपकते ही 600 से भी अधिक हिंदुओं को गोलियों से भून डाला। इसके बाद उनके शवों को एक बड़े गड्ढे में दफनाना शुरू किया। यदि कोई घायल हिंदू मदद के लिए हाथ उठाता तो उसके सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसको मार दिया जाता। ये हिंदू बांग्लादेशी रेफ्यूजीज अगले दिन सुंदरबन नदी पार करके बोट से भारत आने वाले थे। मई 27, 1971 बागमती जेनोसाइड। सुबह सुबह पाकिस्तानी फौज, स्थानीय बांग्लादेशी मुस्लिम ग्रुप्स और पीस कमेटी ने पूरे गांव को इस तरह से चारों ओर से घेर लिया कि कोई भी व्यक्ति भाग कर जा न सके। और उसके बाद इन इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने लगभग 200 निहत्थे और पूरी तरह से निर्दोष हिंदुओं पर अटैक कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी को गोलियों से छलनी कर जिंदा जला दिया गया। जुलाई 25, 1971 सोहागपुर। पाकिस्तान फौज ने सोहागपुर गांव पर हमला किया और उसे विधोबापोली अर्थात विधवाओं का गांव बना दिया। गांव के 164 पुरुषों की अत्यंत क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। उसके बाद उनकी बहनों, पत्नी और बेटियों के साथ रेप और गैंगरेप किए गए। आज भी वे महिलाएं उस ग्रूसम जेनोसाइड की जीवित गवाह बनकर अपना जीवन मृत्यु की तरह बिता रही हैं। अगस्त 17, 1971 मकालकांदी हिंसा। ये गांव लगभग पूर्णतः हिंदू बाहुल था और इकोनॉमिकली बहुत समृद्ध था। साथ ही साथ ये गांव वेटलैंड्स के क्षेत्र में स्थित था, इसीलिए पाकिस्तान फौज का वहां पहुंचना आसान नहीं था। वो दिन मनसा देवी की विषारी पूजा का पर्व था और सभी हिंदू स्थानीय मंदिर में एकत्रित होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही गांव के एक मुसलमान सैयद फजलुल हक की मदद से पाकिस्तानी फौज और बांग्लादेशी रजाकर्स बोट के माध्यम से वहां पहुंच गए और हत्याएं शुरू कर दी। सभी हिंदुओं को मंदिर के बाहर एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और गोलियों से मार डाला गया। उनके शवों को सुता नदी में फेंक दिया गया, बच्चों को टॉर्चर किया गया, महिलाओं के साथ रेप किए गए, पूरे गांव में लूटपाट मचाई गई और प्रत्येक हिंदू के घर को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ ही क्षणों में हंसता, खेलता और शांतिपूर्वक रहने वाला वो पूरा का पूरा गांव राख के ढेर में बदल गया। क्या ये सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए? लेकिन ये 5-7 घटनाएं उन 9 महीनों में हुए भयानक हिंसा का 0.5% भी नहीं है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार बांग्लादेश में दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा का रथ जला दिया गया था और एक वेल्दी बिजनेसमैन के हिंदू परिवार से पिता और पुत्र को किडनैप करके उनके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया था। ये सब एक ऐसे पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा था जिसमें लाखों हिंदुओं की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इस दौरान पाकिस्तानी फौज का साथ स्थानीय बांग्लादेशी रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने भी दिया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। आज हम उसी ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में बात करेंगे जो पूरे 9 महीनों तक चला और उसके दौरान हिंदुओं की लगातार हत्याएं की गई। कहीं हिंदुओं को स्कूलों में इकट्ठा करके मारा गया तो कहीं मंदिरों के पास, कहीं हिंदुओं के लिए टॉर्चर वेल बनाकर उनको मौत के घाट उतारा गया तो कहीं पूरे के पूरे गांव को विधवा गांव बना दिया गया, कहीं पॉइंट ब्लैंक गोली मारकर हत्या की गई तो कहीं छल कपट से। हिंदुओं का इतना व्यापक नरसंहार हुआ कि उसका इतिहास लिखने वाले के हाथ भी शायद कांप उठे होंगे। पर ये सब कुछ आखिर हुआ क्यों? यदि इस पूरी घटना की जड़ों तक हम जाएं तो इसकी शुरुआत 1947 में भारत के पार्टीशन से होती है।
1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना। चूंकि इस पार्टीशन का आधार ही धर्म था, इसीलिए एक ओर पश्चिम में वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी ओर पूर्व में ईस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जो आज के दिन में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लगभग 2 दशकों तक ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान द्वारा पॉलिटिकली और रेशियली शोषण किया गया। ईस्ट पाकिस्तान के अधिकांश लोगों की मातृभाषा बंगाली होने के बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान ने वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली के स्थान पर उर्दू रखी। ईस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिकली समृद्ध होने के बावजूद उसके लोगों के पास कोई भी प्रकार का पॉलिटिकल पावर नहीं था। वेस्ट पाकिस्तान वास्तव में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एक सेकेंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करता था और उनके सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं ही लेता था। पर अब धीरे धीरे ये सब बंगाली लोगों के धैर्य की सीमा से बाहर होने लगा। ईस्ट पाकिस्तान अब अपनी अलग पहचान चाहता था और आखिरकार 1970 के इलेक्शंस में बांग्लादेश के नेशनलिस्ट लीडर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग को भारी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली और उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में सरकार बनाने की मांग की। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने उनकी इस मांग को पूरी तरह से कुचल दिया और ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य अलग पॉलिटिकल फ्रीडम की मांग करने वाले राज्य को समाप्त करना और बंगाली नेशनलिस्ट को पकड़ कर मारना था। इस ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान हुई हत्याओं को व्यापक रूप से बांग्लादेशी नेशनलिस्ट को कर्ब करने वाला ऑपरेशन या अधिक से अधिक वॉर टाइम ब्रूटैलिटी कहकर जस्टिफाई और वाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये हिंदुओं का एक एथनिक क्लेंजिंग था। इस एथनिक क्लेंजिंग में पाकिस्तान फौज का साथ दिया बांग्लादेशी मुस्लिम ग्रुप्स और बिहारी मुस्लिम्स ने। इन इस्लामिस्ट ग्रुप्स पर हिंसा का ऐसा जुनून सवार था कि इतनी दर्दनाक हत्याएं करने के बाद भी हिंदुओं के शवों का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। उनकी सड़ती हुई लाशों को कुओं और डंप यार्ड्स में फेंक दिया गया। इस वीडियो की शुरुआत में जिन टारगेटेड हिंदू किलिंग्स का उल्लेख किया गया था वो सब ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान ही हुए थे और ये तो 1971 के उस 9 महीनों में हुए हिंदू जेनोसाइड का 1% भी नहीं है। ये सभी हत्याएं इतनी निर्मम थी कि उनके बारे में सुनना भी किसी का दिल दहला सकता है। लगभग 30 लाख जितने हिंदुओं के कत्लेआम के बाद भारत सरकार की मदद और इंटरवेंशन से 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी मिली और जन्म हुआ आज के बांग्लादेश का। जेनोसाइड रिसर्च एक्सपर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश में लगभग 3500 मास ग्रेवयार्ड्स मौजूद हैं, जिसका मतलब होता है उस समय कम से कम ऐसे 3500 इंसिडेंट्स हुए थे जहां हज़ारों की तादाद में मुख्य रूप से हिंदुओं के टारगेटेड किलिंग्स हुए। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद लगभग 30 वर्षों तक देश में मिलिट्री डिक्टेटरशिप और बीएनपी जमात अलायंस का शासन रहा और इस दौरान दुनिया के सबसे ग्रूसम जेनोसाइड में से एक इस जेनोसाइड को इरेज करने के भरपूर प्रयास किए गए। और इसीलिए कह सकते हैं कि हमने ऊपर जो कुछ भी सुना और समझा वो शायद एक टिप ऑफ द आइसबर्ग पर है, क्योंकि इस्लामिक बार्बरिज्म के अनेक वास्तविक प्रसंग संभवतः पहले ही इरेज हो चुके हैं। और ऐसे ही ब्लडबाथ केवल बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि आज के पाकिस्तान अर्थात वेस्ट पाकिस्तान में भी 1947 के दौरान भी हुए थे और आज भी हो रहे हैं। एथनिक क्लेंजिंग टर्म सुनते ही हम हिटलर को तो याद करते हैं, लेकिन हिंदुओं के नरसंहार के लिए जिम्मेदार जिन्ना को क्यों नहीं। और तो और विडंबना यहाँ ये है कि उल्टा हिटलर के नाजी सिंबल की तुलना हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक स्वस्तिक के साथ करके हिंदुओं की ही तुलना हिटलर से की जाती है। यूरोपियन ज्यूज के हॉलोकॉस्ट की तरह ही ऑपरेशन सर्च लाइट भी 100% एक सिस्टमैटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड मिशन था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं की पूरी नस्ल को ख़त्म करना था। जेनोसाइड रिसर्चर्स के अनुसार इन 9 महीनों के दौरान कुछ ऐसे नरसंहार हुए जिनकी मिसाल आज तक के इतिहास में नहीं मिलती। सबसे कम समय में सबसे अधिक हत्याएं, केवल 1 या 2 घंटों के भीतर लगभग 10,000 हिंदुओं की एक साथ हत्या कर दी गई। अब ये सब सुनकर कुछ लोग कह सकते हैं कि बीती बातों को बीत जाने देना चाहिए, ऐसी खूनी और भयावह घटनाओं की चर्चा क्यों करनी, क्योंकि हमको तो शांति प्रिय है। हाँ भाई, शांति तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन अपने अस्तित्व को मिटाकर शांति बनाए रखना मूर्खता बाद में और नपुंसकता और कायरता पहले है। इतिहास भयानक है, विकराल है और डरावना भी है, लेकिन इतिहास को जानना आवश्यक है। हमारा धार्मिक, पॉलिटिकल और सामाजिक इतिहास हमें बार बार यही संदेश देता है।
यदि अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से मिल सकती थी तो भारत का पार्टीशन इतना रक्त रंजित क्यों हुआ? ये भी तो शांतिपूर्ण ढंग से हो सकता था। करीब 50 साल पुराने इस इतिहास की ये सब बातें 100% एकदम सही है। इतिहास को डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व करने का कुछ कारण होता है। इतिहास सत्य का साक्षी होता है। ये हमारे पूर्वजों के अनुभवों, उनके दुखों, उनकी गलतियों, उनके साहस और उनके साथ हुए विश्वासघात की कहानी होती है। और यही इतिहास वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है ताकि हम अपने पूर्वजों की गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए कड़वा हो या मीठा, हर प्रकार के इतिहास को जानना, समझना और उससे सीखना हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है।